हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप लोग मौज कर रहे होंगे और रोज कर रहे होंगे। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने एसिड को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोग मूव करने वाले हैं बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ही चल रहा है। तो एसिड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टॉपिक इज बेस। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग बेस के बारे में बात कर ले, एसिड को हमने पढ़ा था दोस्तों, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। और अगर बात कर ली जाए दोस्तों बेसिस की, तो बेस सारे के सारे कड़वे होते हैं, यानी कि बिटर होते हैं टेस्ट में। तो अगर आप लोग कोई भी खट्टी चीज खाते हैं, कड़वी चीज खाते हैं, खट्टी अगर चीज खाते हैं तो वो एसिड हो सकता है, और अगर कड़वी चीज आप अगर खाते हैं तो वो बेस का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो ऐसे बेसिस होते हैं जो हमें नुकसान नहीं करते, उनको हम लोग बाय टेस्ट पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों सारे बेस ऐसे नहीं होते जैसे कि एसिड थे। उनको भी दोस्तों टेस्ट करने के लिए हमें इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों जब इंडिकेटर की बात चली रही है तो हमने पढ़ा था लिटमस के बारे में। लिटमस टेस्ट हम करते थे। तो जब भी एसिड के अंदर लिटमस को डिप किया जाता है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था ए टू बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए के बाद में बी आएगा, यानी कि एसिड के अंदर जो ब्लू कलर है यानी बी, ब्लू कलर चेंज हो जाता है रेड के अंदर। और अगर बेस की बात की जाए दोस्तों तो रेड कलर चेंज हो जाता है ब्लू के अंदर। तो दोस्तों सेम चीज अगर हम लोग लिटमस को डिप कर देंगे किसी भी बेस के अंदर, तो दोस्तों कलर रेड टू ब्लू हो जाएगा उसका। तो फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया, दूसरा हमने लिटमस टेस्ट के बेसिस पे पढ़ा कि बेस क्या हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कुछ और चीजों की, तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। जब भी किसी एसिड के साथ में बेस को मिला दिया जाता है तो दोस्तों रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो एसिड मिलके सॉल्ट प्लस वाटर उसके अंदर बना देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया बेस के अंदर जो हमें पढ़ना है, याद रखना है। और दोस्तों यही एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। बस अगर आप अपने दिमाग में इन्हें याद रख पाए तो दोस्तों आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने एक रिएक्शन और भी पढ़ी थी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं और दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहां से हमें एक चीज पता लग जाती है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों एग्जाम्पल होते हैं बेस का, जो कि हमने एसिड की रिएक्शन की थी उसमें भी पढ़ा था। अगर दोस्तों आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप इससे पीछे वाला लेक्चर जो एसिड का है आप उसे देखिए, उसमें आपको सारी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी। बाकी हम लोग इसमें भी बेस के साथ में रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया दोस्तों बेसिस की डेफिनेशन। तो बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं दोस्तों जो टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। सो अगर बात की जाए डेफिनेशन की, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सो द केमिकल सब्सटेंस which are bitter in taste, तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों कि जो कड़वे होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल होता है बेस का। सो जितने भी बेस होते हैं दोस्तों वो कड़वे होते हैं टेस्ट में, दैट इज कड़वे। आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप इन्हें टच करते हैं तो इनका टच करने के बाद जो फील आता है दोस्तों वो हमें सोपी सा फील आता है, यानी कि स्लिपरी टाइप कुछ हमें फील होता है। सो बेस आर सोपी, जिसको बोलते हैं स्लिपरी।
दैट इज स्लिपरी। स्लिपरी इन टच। तो जब इनको टच करते हैं तो दोस्तों ये सोपी सी, जैसे कि आप सोप को टच करें वैसा आपको फील होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमने पढ़ा था कि लिटमस टेस्ट जब हम करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम वही लिखेंगे, जितने भी बेसेस होते हैं ऑल बेस चेंज रेड कलर और रेड टू ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर यानी कि जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर ही रेड टू ब्लू चेंज कर देते हैं सारे के सारे बेसिस। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट हम नोट करते चल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपकी जो क्वेरीज है उनको डील किया जा सके और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल सके। अब इसके बाद बड़ा दोस्तों, हमने जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, आर बेस। इसके आगे लिखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैंने यहां पे ऑल मेटल्स नहीं लिखा, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस, मैंने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि सारे के सारे मेटल्स और सारे के सारे हम बात कर सकते हैं ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी दोस्तों बेस नहीं होते हैं। कुछ जो मेटल है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहां पे ऑल नहीं लिखा। अब दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड के कौन कौन से हो सकते हैं। सो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, Ca सिंबल होता है दोस्तों कैल्शियम का, O होता है ऑक्सीजन का, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड की बात करें दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे दोस्तों। हमारे पास एक और ले लेते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, O इज ऑक्साइड। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है। और दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको दोस्तों हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं। सो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड स्लैग लाइम, ऑल्सो कॉल्ड स्लैग लाइम। इसको स्लैग लाइम नाम से ही पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसके स्लैग लाइन। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बेस को पढ़ने के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और इनको हमें याद भी रखना है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उससे पहले आप नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर इसे नोट नहीं कर पाए हैं तो। दोस्तों चलिए मूव कर लेते हैं। और इसमें एक रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी कि जितने भी बेस होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि सारे एसिड जो होते हैं उनको बेस के साथ मिक्स किया जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो। तो एक पॉइंट जो लास्ट हमारा रह गया था वो नोट कर लेते हैं। एसिड react with base and
परफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी पढ़ा था दोस्तों हमने, HCl एग्जाम्पल लिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। जब इनको हम लोग मिक्स कर देंगे तो दोस्तों यहां से अगर देखा जाए तो ये देखिए आप, सोडियम और यहां से क्लोरीन, ये अलग हो जाएंगे दोस्तों, और बाकी ये बच गए, ये अलग हो जाएंगे। तो यहां से HOH ये मिलके H2O बना देंगे, और दोस्तों सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना देंगे, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। तो दोस्तों ये था हमारा एसिड्स। अब हम लोग मूव करते हैं एल्कलीज के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी पता लगे कि हम आपको समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एल्कलीज। दैट इज एल्कलीज। एल्कलीज। अब दोस्तों एल्कलीज की बात करें तो दोस्तों अगर बात करें एल्कलीज की, तो जो वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्कलीज। सो अ वाटर सॉल्यूबल बेस is called alkalis, is called alkalis, alkalis। अब अगर एग्जाम्पल बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एल्कलीज के, यानी कि ये बेस वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सभी के सभी जो बेस होते हैं उनमें क्या चीज कॉमन होती है। जैसे कि हमने बात की थी एसिड्स के अंदर क्या चीज कॉमन होती है, और हमने देखा था दोस्तों H पॉजिटिव आयन हमें हर एसिड के अंदर मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों बेसिस के अंदर भी कुछ चीज कॉमन होती है। सो क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों, व्हाट थिंग इज कॉमन इन ऑल द बेस। सो या हम लोग बोल सकते हैं व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव कॉमन, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव कॉमन। सभी के सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है। तो दोस्तों कॉमन की अगर बात करें तो जितने भी बेस होते हैं दोस्तों, आप इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जो कि एक बेस है, और जब दोस्तों हम लोग इसको ब्रेक करते हैं देखते हैं तो दोस्तों यहां से हमें K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन मिलता है। आई होप दोस्तों आपको रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग एक रिएक्शन और लेकर देखते हैं दोस्तों, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि क्या चीज इसके अंदर कॉमन हमें मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ साथ। सो दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस ही है दोस्तों, और ये ब्रेक करता है दोस्तों सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में। अब दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं तो दोस्तों ये कैल्शियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है दोस्तों। अब दोस्तों यहां से हमने जब तीन बेसिस की एग्जांपल के थ्रू बात की
तो सभी के सभी बेसिस में दोस्तों OH कॉमन आ रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है, ठीक उसी तरह से जितने भी बेसिस होंगे उनमें OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉमन होता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सारे के सारे बेसिस में OH नेगेटिव आयन कॉमन होना चाहिए, या मैं बोल सकता हूं जिस भी सब्सटेंस के अंदर OH नेगेटिव आयन मिलेगा उसको मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस, या हम डायरेक्टली उसको बेस बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, मजे मार रहे होंगे आप, लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ बेस पर, टाइप्स ऑफ बेस। तो दोस्तों जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ा था, दो टाइप का हमें एसिड्स मिले थे, वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक उसी तरीके से दोस्तों टाइप्स ऑफ बेस भी दो तरीके के होते हैं, वीक बेस एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोस्तों हमने पढ़ा था जो एसिड, जब हमने पढ़ा था तो एसिड की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं अगर वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और अगर पार्शियली होते हैं तो वीक एसिड बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें कि जो बेस कंप्लीटली वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाए और OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे दोस्तों। और जो पार्शियली बेस के अंदर मिक्स होता है या आयनाइज होता है और OH नेगेटिव आयन कम रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। आई होप दोस्तों आपको क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। A base which is completely ionized into water, a base which is completely ionized in water and produced large amount of hydroxide ion that is OH negative ion is called स्ट्रॉन्ग बेस। उसको दोस्तों हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, एग्जांपल की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं वीक बेस के बारे में। वीक बेस, तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि जो बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में और ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है दोस्तों। और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको वीक बेस हम लोग बोलते हैं। सो a base which completely ionized, which partially ionized in water and produced
लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन is called weak base। तो उसको वीक बेस बोलते हैं दोस्तों। और अगर बात कर ली जाए इनके एग्जाम्पल की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस, यानी कि ये दो जो कैटेगरी बनती है हमारी वो वीक बेस की बनती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आता है दोस्तों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे आते हैं वीक बेस की कैटेगरी में। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। तो अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि जैसे कि हमने एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, वैसे ही हम लोग बेस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनने वाला है दोस्तों, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहली, और दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड और बेस की दोस्तों कॉमन ही है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अब सेम दोस्तों जितने भी बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि करंट की अगर हम लोग बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो आयनिक फॉर्म है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सो all the bases conduct electricity. So all the bases are good conductor of electricity, are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. First property दोस्तों ये ही एसिड में हमने पढ़ा था और यही बेस में। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि जितने भी बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके दोस्तों फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन गैस की, प्लस इसके अलावा कुछ जैसे कि बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों जितने भी बेस हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। सो बेस रिएक्ट विद मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि क्या हो सकता है बेस की। मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं जिंक के साथ में, जिंक इज अ मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट कराने का मतलब दोस्तों यहां पे एक ट्रायंगल का साइन जब भी आपको दिखे तो उसका मतलब होता है दोस्तों गर्म करने पर। इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में भी, इसका मतलब होता है गर्म करने पर, यानी कि हीट। अगर हीट इसे प्रोवाइड, यानी कि इस ट्रायंगल के साइन का मतलब ही होता है हीट करना, या हम इसे गर्म करते हैं। तो दोस्तों हमें मिल जाता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों जितने भी बेस है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में और फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन गैस की। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर कि जितने भी बेस होते हैं दोस्तों वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और वाटर और सॉल्ट को प्रिपेयर कर देते हैं, यानी कि उनको बना देते हैं।
जिसको हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन हमने एसिड्स में भी पढ़ी थी, क्योंकि एसिड और बेस ही रिएक्ट करते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज बेस रिएक्ट विद एसिड्स and form salt and water। सॉल्ट और वाटर को परफॉर्म या प्रिपेयर कर देते हैं दोस्तों, सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जांपल लेते हैं दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का। तो दोस्तों इससे हमें मिलता है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, दैट इज सॉल्ट, प्लस वाटर दैट इज H2O। तो यहां से दोस्तों सॉल्ट बन जाता है, ये सॉल्ट बन जाएगा और ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे। आई होप दोस्तों आपको जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई होगी। और इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों बेस जितने भी हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ में। बेस रिएक्ट, अब दोस्तों जितने भी बेस है, अब हमने पढ़ा था एसिड के केस में जितने भी एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब दोस्तों बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, एंड प्रोड्यूस और फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो दोस्तों अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी इससे ऊपर वाली। तो दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था एसिड रिएक्ट विद बेस। तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। दोस्तों सेम रिएक्शन है, बेस रिएक्ट कर रहा है किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो दोस्तों क्या बनना चाहिए, वाटर एंड सॉल्ट। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये बिहेव करता है एसिड की तरह। जितने भी मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड है वो बिहेव करते हैं एज ए बेस, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बिहेव करते हैं एज एन एसिड। सो एसिड प्लस बेस इक्वल्स, या हम बात कर सकते हैं एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर को परफॉर्म या फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक एग्जांपल है एक बेस का, और जब मैं उसे नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवा दूं तो दोस्तों मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaCO3, और इसके साथ में वाटर। तो दोस्तों ये सॉल्ट होता है हमारा, सॉल्ट। तो दोस्तों ये भी रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी थी बेस के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रही होगी, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, जिससे कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यूसेस ऑफ बेसिस के बारे में, यानी कि जो बेस है वो कहां पर यूज होते हैं, कहां उनको यूज किया जा सकता है। तो कुछ यूजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ बेस, यूज ऑफ बेसिस। यूज ऑफ बेसिस की अगर बात करें दोस्तों तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात कर लूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर यानी कि रेयन एक सिंथेटिक फाइबर होता है, उसकी प्रिपरेशन में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ट लाइन भी हम बोलते हैं, ये यूज किया जाता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड की तरह यूज होता है, और दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम एंटा एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है,
एंटा एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? अभी हमने जैसे कल पढ़ा था बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक इसी तरह दोस्तों जब हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करता है, और उस केस में दोस्तों हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए दोस्तों हमें, क्योंकि एसिड एक्सेस में है और अभी हमने पढ़ा कि एसिड के साथ में अगर बेस को मिला दिया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो एक्सेस वाटर को, एक्सेस जो एसिड है उसको कम करने के लिए या हमें आराम करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे कि आप इनो वगैरह पीते हैं तो दोस्तों उसके अंदर एक बेस ही होता है, जिससे कि जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाती है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं या एंटा एसिड बोलते हैं। ये इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्टली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ही पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम देके इसे क्या बोला जाता है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक जगह पूछा गया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दे दिया और उसका रिवर्स कर दिया, यानी कि ये पूछा गया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों दोनों ही तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव कर लेते हैं अगले यूज पर। जो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों उसको हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा के लिए, या वॉशिंग सोडा में इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों क्योंकि जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट किया जा सके। तो यहां से सोडियम कार्बोनेट जो है हमने यूज किया एज ए वॉशिंग सोडा टू सॉफ्टन द वाटर। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर बात करें दोस्तों, बेकिंग सोडा, उसको कुकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये यूजेस आपको समझ आए होंगे। चलिए एक एक करके हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ा हमने कि ये सिंथेटिक फाइबर के लिए यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड हमने बात की थी दोस्तों सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए यूज होता है और जिसको हम बोलते हैं रेयॉन। तो दोस्तों ये कुछ यूजेस थे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको स्लैक्ट लाइन भी बोलते हैं, स्लैक्ट लाइन। तो दोस्तों स्लैक्ट लाइन को हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। देन हम लोग मूव करेंगे सम अदर यूजेस ऑफ बेसिस। अगला यूज पढ़ते हैं दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख सकते हैं क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो दोस्तों थर्ड हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। सो इट इज यूज्ड एज एंटा
एंटासिड और ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लोग बोलते हैं। अब दोस्तों अगली बात करें तो जो हमने बात की सोडियम कार्बोनेट की, फोर्थ इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट यूज होता है एज ए वॉशिंग सोडा, यूज्ड एज वॉशिंग सोडा and softening the hard water soda for softening the hard water। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। अब नेक्स्ट पे बात कर ले दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये यूज होता है एज ए बेकिंग सोडा। लास्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा, एज अ बेकिंग सोडा। तो दोस्तों ये थे यूजेस ऑफ बेसिस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के लेक्चर में बेस को कंप्लीट खत्म कर लिया है। कल हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल पर, यानी कि कंप्लीट पीएच में क्या चीज होती है, क्या एसिड, यानी पीएच के बेसिस पे कैसे हम लोग एसिड को कैटेगराइज करते हैं, कैसे बेसिस को कैटेगराइज करते हैं, तो वो सारा जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।